हेलो एवरीवन, आज का ही वीडियो आपके साइंस के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके प्री बोर्ड के एग्जाम में 100% आएंगे। इन यही क्वेश्चन आपके एज इट इज छप के आ जाएंगे, तो इन क्वेश्चन को तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और इससे पहले हम लोगों ने फिजिक्स का फुल सिलेबस रिविजन कर लिया, अगर किसी को वो देखना वो देख लेना। बायो का भी हम लोग फुल सिलेबस रिविजन कर चुके हैं ताकि आप लोगों का कम टाइम के अंदर ज्यादा रिवीजन हो पाए। और उसी के साथ में जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चंस पे। बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ध्यान से देखना। इसके अंदर हमें कहा गया कि एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर की है हमारे पास में सोडियम सल्फेट। अब हम लोग सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिख लेते हैं जो कि हमें पता है, वो है यहाँ पर NaSO4 और Na2SO4 हो रहेगा इसका फॉर्मूला। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है कि बेरियम क्लोराइड, तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे BaCl2 और इन दोनों का जब एडिशन होगा तो रिएक्शन क्या बनेगी। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर क्या है, जो सोडियम है, ये जो सोडियम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, किसी भी एलिमेंट जो भी इसके सामने होता है उसको हटा देता है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, क्लोराइड के साथ में ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या फॉर्म होगा, वो होगा NaCl प्लस ऑफ यहाँ पर क्या रहेगा, बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा BaSO4। ठीक है, तो हम लोग इसे बोलेंगे बेरियम सल्फाइड। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो गया। फिर इसके बाद में अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमसे कहा गया है कि द color of the solution observed after 30 minutes of placing zinc metal to the copper sulfate solution, जो कि अभी हम लोग रिएक्शन पढ़ के आए थे कि जिंक प्लस ऑफ यहाँ पर आपको क्या करना है, CuSO4। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो जिंक है ये कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को उठा करके बाहर फेंक देगा और ये इसके जगह पे आ जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ पर बन जाएगा, वो बन जाएगा ZnSO4। और ये जो रिएक्शन है ये अब इसका सॉल्यूशन किस तरीके का रहेगा, तो इसका जो सॉल्यूशन है, जैसे कि CuSO4 था, ये कैसा कलर था, मैंने आपको बताया था ये था ब्लू कलर का। तो अब ब्लू कलर के बाद में अभी बचा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस। इसीलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पर एकदम से सही रहने वाला है। अब मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूं। तो अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में वो ये आता है कि माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। अब यहां पर कहा गया है नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। तो नॉन कोरोसिव वो होते हैं जिनकी कि यहां पर जो pH वैल्यू है, जिनकी की जो pH वैल्यू है वो रहे हमारे पास में ग्रेटर देन 7। तो यहां पर जो हमारे पास में स्ट्रॉन्ग बेस रहने वाला है वो रहेगा यहां पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि इसकी जो pH वैल्यू है, जो डी ऑप्शन है, इसकी pH वैल्यू रहती है वो रहती है 8.3, जो कि एक इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा माइल्ड नॉन कोरोसिव यहाँ पर बेसिक सॉल्ट है। और बाकी के सारे जो NaCl है ये क्या है, ये है न्यूट्रल सॉल्ट। और बाकी की जो भी सॉल्ट हैं वो काफी ज्यादा, जैसे कि NaOH, ये क्या है, ये है कोरोसिव क्योंकि और ज्यादा बेसिक है। और जो माइल्ड थोड़ा कम, बस थोड़ा सा न्यूट्रल से थोड़ा ऊपर है, क्योंकि 8.4 न्यूट्रल से थोड़ा सा ही ऊपर है, इसीलिए क्या है, माइल्ड नॉन कोरोसिव सॉल्ट है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि ऑन एडिंग द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ मेटल X, कि हमारे पास में क्या है, एक है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम लोग बोल देते हैं H2SO4 है, और प्लस ऑफ यहाँ पर हमारे पास में कोई भी एक एलिमेंट X है। फिर उसके बाद में बोलता है कि अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट। कि भैया उसने कहा है कि एक कलरलेस गैस प्रोड्यूस होती है जब भी हम उसके पास में एक बर्निंग मैच स्टिक लेकर के आते हैं। तो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि एक फ्लेमेबल गैस है। फ्लेमेबल गैस कौन सी होती है, वो होती है हाइड्रोजन, यहाँ पर गैस रहती है। तो अब यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ये क्या रहेगा, ये होता है एसिड प्लस हमारे पास में रहता है मेटल, तो हमें मिलती है हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या रहेगा, X, ये रहेगा मेटल। अब इसमें से कौन सा रहेगा, यहाँ पर है सोडियम है, कॉपर है, सिल्वर है और ये है। तो यहाँ पर कॉपर और सिल्वर तो इसके साथ में रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है। तो बचा सोडियम, तो सोडियम हो गया इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन एकदम से सही हो गया। और फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे कहा गया है कि आप सोडियम ऑक्साइड को बताइए। ये आंसर आप लोग
लोग कमेंट करके बताओ कि ABCD में से कौन सा है। मैं आपको हिंट पूरा देता हूँ। अब जैसे कि सोडियम ऑक्साइड है तो इसके अंदर एक रहेगा सोडियम, और सोडियम क्या होता है, एक मेटल होता है जिसके ऊपर चार्ज क्या रहता है, वो रहता है +1। फिर उसके बाद में हमारे पास में ऑक्सीजन रहती है, ऑक्सीजन क्या रहती है, इसके ऊपर चार्ज रहता है -2। तो इसको मतलब क्या है कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, और सोडियम जो है उसको बस 1 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करना है। तो इन दोनों के अंदर आपस में समझौता होता है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि हम 2 सोडियम आते हैं, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम लोग पूरी करेंगे, तो ये आकर के अपना रिएक्शन इसके साथ में कंप्लीट कर देते हैं। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सी इसकी सही प्रेजेंटेशन है, ठीक है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमसे कहा गया है कि एन एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। अब देखो बेसिक ऑक्साइड कौन फॉर्म करेगा, हमेशा इसके अंदर उल्टा होता है। ये होता है कि अगर हमारा जो मेटल है, ठीक है, मेटल जो रहेगा वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा हमारे पास में बेसिक चीज़ें बनाएगा वो, ठीक है। बेसिक कुछ भी हो, बेसिक सॉल्ट हो, कुछ भी हो, जो इतना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो उतनी ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें वो फॉर्म करेगा, उतना ही ज़्यादा बेसिक एसिड वो फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर देखो कौन से ये है, यहाँ पर डी ऑप्शन है, क्योंकि 11 ही है जिसके पास में एक कॉन्फिग्रेशन है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल वही है, तो डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। और फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है कि एक एलिमेंट M है जिसके पास में 50% इलेक्ट्रॉन्स हैं थर्ड शेल के अंदर। तो यहां पर ये जो थर्ड शेल है इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्ड शेल के अंदर याद रखना कि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसमें कहा गया कि इसके पास में 50 हैं, तो इसके पास में रहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर उसके बाद में इज इन द सेकंड शेल एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ M। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सेकंड शेल के थर्ड ऑर्बिट के पास में इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट के अंदर हैं, इनर तो इसके कंप्लीट ही है ना बचे हुए, तो यहाँ पर हो गया 2 और 8 तो ऑलरेडी हैं इसके अंदर कंप्लीटली हैं, तो ये हो गया टोटल इसके पास में हो गया 8 2 10 और ये हो गया 14, तो इसीलिए सी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद में आता है इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कहा गया है कि जनरली द फूड इज ब्रोकन एंड एब्जॉर्ब विद इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज डन आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के बाहर किस में होता है, सबसे पहला है अमीबा। अमीबा गलत है क्योंकि अमीबा का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, फूड अगर यहाँ पर है तो थोड़ी देर बाद में इस तरीके से अपने अंदर उसको ले लेता है। फिर इसके बाद में सेकंड है मशरूम। मशरूम के अंदर सही होता है क्योंकि यहाँ पर जो भी है इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो इसकी बॉडी के बाहर होता है, तो बी ऑप्शन आपको इसमें याद रखना है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है कि रिसेप्टर्स आर यूजुअली इन द सेंस ऑर्गन, कि जितने भी रिसेप्टर्स हैं वो सारे के सारे हमारे सेंस ऑर्गन के अंदर हैं। तो आपको बताना है कि ज्यूस्टेरिक जो हमारा रिसेप्टर है वो कहाँ पर है, ज्यूस्टेरिक। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हो कि जब भी हम जूस पीते हैं तो हमें टेस्ट कहाँ पर आता है, वो आता है जीभ के ऊपर, तो ज्यूस्टेरिक मतलब कहाँ पर रहेगा, हमारी जीभ में। तो इसीलिए मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ज्यूस्टेरिक मतलब जूस, जूस मतलब हमारे मुंह को टेस्ट मिलेगा ना उसका, तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन रह जाएगा वो रह जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पर एकदम से करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कहा गया है कि अ फार्मर वांट्स टू ग्रो अ बनाना, ठीक है, जो फार्मर है उसको क्या करना है, बनाना प्लांट ग्रो करना है, जेनेटिकली सिमिलरली इनफ टू द प्लांट ऑलरेडी अवेलेबल इन हिज फील्ड, कि भैया उसकी फील्ड के अंदर जो प्लांट ऑलरेडी अवेलेबल है उनके जैसा ही उसे बनाना। यहाँ पर एक कंडीशन आ गई, और फिर इसके बाद में बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू सजेस्ट दिस पर्पज, कि उसको इस पर्पज के लिए कौन सा मेथड आप सजेस्ट करोगे। तो यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी का एग्जिस्टिंग प्लांट है उससे हमें बनाना है, तो हो सकता है कि वो यहाँ पर रूट हो सकता है कि यहाँ पर उसकी स्टेम हो, या फिर कोई भी उसका पार्ट हो सकता है। तो जब भी हम किसी भी एक ऐसे पार्ट से एक नया प्लांट बनाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर एकदम से सही रहेगा। फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि हाइट ऑफ द प्लांट इज रेगुलेटेड बाय, कि हाइट जो है वो कौन रेगुलेट करता है प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ पर जो सबसे पहले कहा गया है वो कहा गया है डीएनए। तो क्या यहाँ पर डीएनए हाइट को रेगुलेट करता है, एकदम से गलत है। डीएनए के पास में उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन सारी की सारी रहती है, कि वो किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है, क्या उसका स्ट्रक्चर वगैरह रहेगा, वो सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर रहती है। तो डीएनए का हाइट से लेना देना कुछ भी नहीं। फिर सेकंड आता है कि जीन्स विच रेगुलेट्स द प्रोटीन डायरेक्टली, भैया प्रोटीन का हाइट से कोई रिलेशन ही नहीं है, ये भी एकदम से गलत हो गया। फिर नेक्स्ट आता है कि ग्रोथ हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ एंजाइम कोडेड बाय अ जीन, ठीक है। यहां पर कहा गया है
कि ग्रोथ हार्मोन जो कि इन्फ्लुएंस किससे होते हैं, वो इन्फ्लुएंस होते हैं एक एंजाइम से जिसके अंदर की कोडेड है जेन के साथ में। तो इसीलिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि यही यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन ही रेगुलेट करता है आपकी हाइट वगैरह, आपकी जो भी जीन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमसे कहा गया है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा उसने हैवी एक्सरसाइज कर ली, अब उसको एकदम से सडनली क्रैम्प आ गया। तो अब आपको बताना है कि ये क्यों हुआ होगा। तो ये होने के पीछे का सबसे पहला कारण तो ये होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हुई होगी जिस वजह से क्रैम्प आता है। प्लस ऑफ यहाँ पर जब भी हम एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपको रिएक्शन याद होगी कि जब भी ग्लूकोज बर्न होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है लैक्टिक एसिड का। तो ये जिसके अंदर भी ऑप्शन है वो एकदम से सही हो जाएगा। आई थिंक सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, की जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो यहां पर इमेज फॉर्म्ड कैसी होगी। तो यहां पर ये जो इमेज है इसका क्या इससे कोई रिलेशन है, वो है इसकी डिस्टेंस है। जैसे कि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, अब ये जैसे जैसे आप इसकी डिस्टेंस इंक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि इमेज तो इसके बाहर ही बनेगी, क्योंकि इसके बिहाइंड ही बनती है, इसके अंदर जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल इमेज बनेगी ऑलवेज कॉन्वेक्स के केस के अंदर। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि इमेज यहां पर बनेगी बिहाइंड द मिरर, और जो डिस्टेंस रहेगी वो पोजीशन रहेगी कि आप जो भी एडजस्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन सेट रहने वाली है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमसे कहा गया है कि व्हेन द लाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर इट स्ट्राइक्स ऑन द एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स व्हिच डिफ्लेक्ट्स द रे ऑफ द लाइट इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। की एक लाइट आ रही है, जैसे कि पार्टिकल है इसके ऊपर लाइट आ रही है, तो ये क्या करेगा, इसको डिफ्लेक्ट कर देगा। तो इस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब सिंपल सी बात यह है कि आपके पास में कोई भी चीज़ एक इकट्ठा आ रही है, आप उसको फैला दे रहे हो, क्या कर रहे हो, स्कैटर कर रहे हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया है। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमसे कहा गया है कि 1987 एन एग्रीमेंट वाज फॉर्मुलेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो कि है UNEP, टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्स। कि यहाँ पर ये जो एक्स है इसको रोकना है, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारा वाई है वो खत्म होता जा रहा है। मतलब समझ रहे हो कि x की वजह से y को प्रॉब्लम हो रही है, तो y क्या है और x क्या है। तो सिंपल सी बात ये है कि ये कहना चाह रहे कि हमारी जो ओजोन है उसको समस्या हो रही है। अब ओजोन को समस्या किससे थी, वो थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन, हमने इसको आसानी से डिकोड कर लिया। मतलब डिप्लीशन की बात करी जाती है, डिप्लीशन किसका हो रहा है, ओजोन लेयर का, और ओजोन लेयर के अंदर क्या है, वो है ओजोन, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिलेटेड टू द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। की बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से रिलेटेड कुछ जो भी बातें हैं इनमें से बताइए। सबसे पहले के अंदर कहा गया है कि ब्रोकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस से उसको हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं, मतलब उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, या फिर वो हमारे ही एनवायरनमेंट के अंदर वो मिल जाएगा। तो ये किससे होता है, ये होता है हमारा ए ऑप्शन से। तो इसीलिए ए ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया है। देन फिर इसके बाद में 17 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग के, जो कि आपको देखने ही चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर कि हम लोग जाकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर जो हमारे पास में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, वो ये है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। कर दी गलती, बोला है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। भाई नहीं यार, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, जिसके अंदर की बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज होती है एनवायरनमेंट के अंदर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसको कोई प्रूफ नहीं होगा। बोल लो कि भैया ऐसा तो नहीं होता, हमारे घर पे तो ना लोहे का डंडा है, उसको अगर हम पकड़ते तो उसमें तो गर्मी नहीं निकलती। भाई आप ध्यान से देखो, जब भी आयरन के साथ में ऑक्सीजन आती है तो उसके साथ में हीट जनरेट होती है, और इसीलिए ही वो वहाँ पर फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जिस वजह से उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है। तो यहां पर एक्सोथर्मिक हो गया। सिंपल सा क्या हो गया भाई, पहला ही गलत हो गया, तो डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो गया। फिर इसके बाद में चलते हैं 18th क्वेश्चन के ऊपर, इसे क्लियर कर दिया जाए। तो 18th क्वेश्चन है, इसके अंदर कहा गया है, ध्यान से देखना, बड़ी ही अच्छी बात कही गई है 18th के अंदर। वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
इज मोर देन दैट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय द एसेक्सुअल मोड। दो मोड होते हैं, एक होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है एसेक्सुअल। तो अब यहाँ पर ये जो मोड हैं इनके अंदर किस में सर्वाइवल के ज़्यादा चांसेस रहेंगे? तो यहाँ पर जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है इसके अंदर क्या होते हैं, दो पेरेंट यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। दो पेरेंट इन्वॉल्व रहेंगे तो उसके अंदर क्या होता है कि वेरिएशन आने के चांसेस हैं, और वेरिएशन का यहाँ पर एडवांटेज मिल जाता है कि वो आसानी से उस कंडीशन को सर्वाइव कर पाते हैं। और वहीं पर एसेक्सुअल के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है, जिससे कि उनके अंदर जो प्रॉब्लम थी वही प्रॉब्लम आगे भी जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होती है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका करेक्ट रहेगा कि ए तो करेक्ट है, और इसी के साथ में रीजन में दिया गया है कि वेरिएशन प्रोवाइड द एडवांटेज टू द इंडिविजुअल फॉर द सर्वाइवल। एकदम से सही बात है और ये सही भी है, इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो हम लोग बोलेंगे कि ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा गया है कि अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर एंड द डिफ्लेक्शन ऑफ एन द कंपास नीडल डिक्रीजेज। ये देखो कहा गया कि डिक्रीज होगा व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन इंक्रीज। यार गलती कर दी ना, जब वायर के अंदर करंट इंक्रीज होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। तो इसीलिए यहां पर हमारे पास में क्या हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड उसकी स्ट्रांग होगी, और यहां पर बोला है कि डिक्रीज होगी। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी, क्योंकि असर्शन ही इसके अंदर गलत हो गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अंदर की कहा गया कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन द कंपोस्ट एंड द नेचुरल रिप्लेसमेंट्स, जो कि एकदम से हमारे पास में सही बात है। और फिर इसका में इसका रीजन ये है कि इट ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एन द कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू द सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसका रीजन गलत हो गया ना, तो इसीलिए इसका हमारे पास में सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया। अब देखो सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करता हूं, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और बात आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि यहां पर जो हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की। देखो एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर 10 से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहां पर ये एमसीक्यू भी है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी है, आंसर टाइप भी है, तो आपको वो सब देख लेना है, ठीक है। अब देखो अगर सबसे पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, इसके अंदर कहा गया कि व्हाट इज द नेचर ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ अ वाटर ऑन ए क्विक लैम्प। तो अब देखो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्विक लैम्प का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्विक लैम्प का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पर CaO। ये क्या होता है, ये होता है क्विक लैम्प। मैं इसको QL से लिख देता हूँ, और इसके साथ में जब वाटर रिएक्ट करता है और फिर इसके बाद में जो फॉर्म होता है आप लोगों के पास में वो होता है CaOH2। अब ये कौन सा कंपाउंड होता है, ये कंपाउंड होता है आप लोगों के पास में बेसिक कंपाउंड है। तो इसको नेचर पूछा गया कि इसका क्या नेचर होगा, तो इसका जो नेचर है वो रहेगा आप लोगों के पास में बेसिक, इसका करेक्ट ऑप्शन। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर की कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती है जिसके अंदर कि आपको जो एनर्जी है वो क्या देनी होती है, बाहर से आप लोगों को इन देनी होती है, ठीक है, कि मतलब आप बाहर से कुछ एनर्जी जो कि दे रहे हो, और फिर उसके बाद में वो एंडोथर्मिक होता है। और जो एक्सोथर्मिक होता है उसके अंदर क्या होता है कि एनर्जी इन्वायरमेंट को दी जाती है, ठीक है। अब इसका एक बेसिक एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी भी आपने कोल देखा होगा, अगर कोल नहीं देखा तो आप लोगों ने घर पर आपके गैस पर जिस पर खाना बनता है वो देखा होगा। तो वहां पर क्या होता है कि गैस जलती है, तो जलती है तो क्या होता है वहां पर वो हीट दे रही है, बाहर हीट दे रही है। आप अगर टच करोगे तो आपको हीट फील होगा, तो जहां पर आपको हीट फील हो उसी को ही यहां पर एक्सोथर्मिक कहते हैं, और जिसके अंदर एनर्जी काम में ली जाती है उसको एंडोथर्मिक कहते हैं। अब इसमें से यहां पर एंडोथर्मिक की अगर बात करें कि कौन से एंडोथर्मिक है, तो सबसे फर्स्ट जो एग्जांपल दिया गया है वो दिया गया कि बर्निंग ऑफ अ कोल। तो क्या कोल के जलने से उसको एनर्जी देनी पड़ेगी? नहीं, वो हमें बाहर एनर्जी देता है। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, ये होगी आप लोगों के पास में एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर इसका नेक्स्ट जो है कि डिकम्पोजिशन ऑफ अ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। तो यहां पर जो वेजिटेबल मैटर है उसको कंपोस्ट में जब डिकम्पोज होता है तो हमें इसमें एनर्जी नहीं देनी होती, ये खुद इन्वायरमेंट को एनर्जी देता है। इसको आपको याद रखना होगा कि ये जो होता है ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर इसके बाद में यहां पर आता है कि प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब देखो आप सांस लेना और फिर उसके बाद में सांस छोड़ना और उस अपने मुंह के आगे हाथ लगाना, तो आपको क्या होगा कि हीट फील होगी, मतलब हीट फील हो रही है तो क्या हो रहा है कि यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए ये क्या होता है, ये भी होता है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
और फिर लास्ट वाला ऑप्शन है कि यहाँ पर ये दिया हुआ है कि डिकम्पोजिशन ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि होता है यहाँ पर CaCO3 टू फॉर्म क्विकलाइम। क्विकलाइम को अभी अभी हमने देखा था CaO और फिर उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ये जो इसमें कन्वर्जन होता है, इसमें आप लोगों को हीट देनी होती है, इसे हीट करना होता है, जब जाकर के ये होता है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि हमें जब हीट देनी पड़ रही है, इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा यहाँ पर डी ऑप्शन में। इसके साथ में ऑप्शन भी लिख देता हूं ताकि आप जब देखो तो आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को बताना है कि द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन अ डीप सी इज ड्यू टू, जो सी का कलर है वो ब्लू क्यों होता है। अब देखो क्या होता है कि जब कभी भी लाइट जो आती है, और लाइट जब आती है तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर 2 फिनोमिनन होते हैं। एक तो होता है कि यहाँ पर सबसे पहले लाइट हो जाती है एब्जॉर्ब, ठीक है। फिर उसके बाद में जो सेकंड फिनोमिनन होता है वो होता है यहाँ पर स्कैटर करने को, उसकी जो लाइट होती है वो स्कैटर कर जाती है। अब जैसे कि काफी सारे कलर्स होते हैं, आपको पता है कि विबग्योर होता है, तो इसके अंदर काफी सारे कलर होते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जैसे कि यहाँ पर ये वाले जो कलर्स हैं, इनकी जो वेवलेंथ है वो है काफी ज्यादा हाई, इनकी लॉन्ग वेवलेंथ रहती है। जब इनकी लॉन्ग वेवलेंथ रहती है तो यहाँ पर क्या होगा कि आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो ये स्कैटर होंगे नहीं। तो ये तो यहाँ पर खत्म हो गए लॉन्ग वेवलेंथ वाले। अब बचते शॉर्ट वेवलेंथ वाले, जो कि यहाँ पर आप लोगों के पास में बचेगा वॉयलेट, और फिर उसके बाद में आप लोगों के पास में यहाँ पर बचेगा ब्लू। तो ये दोनों कलर बचते हैं। अब ये दोनों कलर क्या होते हैं, ये दोनों कलर हो जाते हैं स्कैटर, जिस वजह से क्या होता है कि जो कलर होता है उसका ब्लू कलर का दिखता है, क्योंकि ब्लू कलर जो होता है वो सबसे कम या फिर सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, इसीलिए होता है। वॉयलेंट जो है वो सबसे कम स्कैटर होता है। ये जो फिनोमिनन है इसको ही यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाएगा, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा यहाँ पर सी। और इसी तरीके से याद रखना कि जो स्काई का है वो स्काई का भी यही फिनोमिनन रहता है, इसीलिए वो भी ब्लू दिखता है। ये समझना काफी ज्यादा जरूरी है। इसमें 2 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर की कहा गया है कि इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर इज ऑलवेज स्ट्रेट व्हाट एवर द डिस्टेंस। अब देखो ये क्या होता है, ये किसका केस है, सिंपल सा आप लोगों को पता है कि ये जो केस है ये है आप लोगों के पास में प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर का केस कैसे होता है, जिसके अंदर कि आपको पता है कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर यहाँ पर एक इमेज बनती है। अब इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में मैं ये नहीं चाहता कि आप बस एक क्वेश्चन करो फिर उसके बाद में छोड़ दो। इसके पीछे का कंसेप्ट ये है कि जो इमेज होगी वर्चुअल इमेज होती है, और उसी के साथ में ये कैसी होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। और उसी के साथ में आप ये भी याद रख सकते हो कि इसके अंदर जो होता है लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि आप लोगों का अगर यहां पर ये इसका राइट है, ये क्या है, अगर ये इसका राइट है तो यहाँ पर इस इमेज का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है। ये होता है लेटरल इन्वर्जन का मतलब। और इन दोनों की जो डिस्टेंस है मिरर से वो भी सेम रहती है, और उसी के साथ में दोनों की जो हाइट है वो भी सेम रहती है। ये बातें आपको याद रखनी है प्लेन मिरर के केस में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहने वाला है यहाँ पर ओनली प्लेन मिरर का एकदम से सही ऑप्शन, और इसका ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर के यहाँ पर आता है कि व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम अ माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर। तो ये जो क्वेश्चन है ये है आप लोगों की एक्टिविटी से। तो एक्टिविटी के अंदर मतलब एक रिएक्शन है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर होता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दूसरे कलर से, वो होता है CaOH2। और यहां पर जब आप एयर को एक्सेल करते हो तो सभी को पता है कि CO2 निकलती है। जब CO2 निकलती है तो यहां पर जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो होता है CaCO3। अब ये जो कंपाउंड होता है व्हाइट कलर का, इसका PPT होता है। तो जब कोई भी चीज अगर आप पाउडर पानी में मिलाओगे तो व्हाइट कलर का हो जाएगा, तो वही यहां पर व्हाइट कलर का PPT ऑब्जर्व होता है। और यहां पे इसीलिए इसको जो आप लोगों को बताना है कि अब ये कैसा कलर हो जाएगा, तो यहां पर आपने एक्टिविटी में ऑब्जर्व करा था कि यहां पर मिल्की कलर हो जाता है। तो यहां पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, इसका एकदम से करेक्ट है। फिर इसके बाद में चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो आप लोग सभी लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताओ यार। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में जरूर से बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, पर आपको इसका आंसर बताना ही बताना होगा। आई होप कि आप सभी ने बता दिया होगा। अब जिसने भी आंसर बताया इसके अंदर 2 ट्विस्ट हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो कैंडल होती है, कैंडल के अंदर क्या होती है, वो होती है वैक्स,
ठीक है, कैंडल के अंदर वैक्स होती है और उसी के साथ में उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जब वैक्स होती है तो वैक्स तो मेल्ट कर जाती है और उसी के, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो वैक्स होती है वो हो रही है बर्निंग। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि एग्जाम के अंदर आ जाएगा कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स, तो आप उसके अंदर लिख के आओगे कि यहाँ पर ये जो चेंज है, ये वाला जो चेंज है ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पर तो बस स्टेट चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर बर्निंग होगी तो ये वाला जो चेंज होगा ये होगा केमिकल चेंज। तो आप लोगों को याद रखना है कि इसके अंदर जो चेंजेस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से केमिकल चेंजेस ही होंगे। दोनों बोथ के अंदर मत लगा देना कि भैया वैक्स मेल्ट हो रही है, थोड़ी बहुत वैक्स बचती, लेकिन जो जलती है वो वैक्स ही उसमें जलती है। इसीलिए जो चेंज होता है वो होता है यहाँ पर केमिकल चेंज। इसका बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन। अब ये किसके बीच में होता है, इसका डायग्राम आप लोगों को बना के दिखा देता हूं, इसको याद रख लेना। वो ये है, फिर से एक बार अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ये हो गया और ये यहाँ पर इंसिडेंट रे है, ये यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे होगी और ये यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म हो गया। तो मैं इनको नाम दे देता हूँ कि ये जो हो गई इंसिडेंट रे और ये हो गई है यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे और ये जो है ये है नॉर्मल। ठीक है, अब आप लोगों को से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा रिफ्लेक्शन का एंगल होगा और कौन सा क्या होगा। तो यहाँ पर बात याद रखना कि नॉर्मल का और इंसिडेंट रे का जो एंगल है, ये तो नीचे यहाँ पर ये कोई भी सरफेस हो सकता है, तो ये वाला जो एंगल होता है ये होता है इंसिडेंट एंगल। और यहाँ पर जो नॉर्मल के और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल होता है, यहाँ पर ये डायरेक्शन है इसका, तो ये जो एंगल होता है ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर कि द नॉर्मल ऑफ सरफेस ऑफ द मिरर एंड द इंसिडेंट रे। ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगल आई, जो कि इंसिडेंट एंगल होगा, और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड है इसीलिए यहाँ पर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन रहेगा। फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी चीज यहां पर याद दिला देता हूं, वो ये होता है कि यहां पर इसके अंदर एक लॉ होता है। ये लॉ क्या बोलता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला लॉ ये होता है कि इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, चाहे से कैसा भी सरफेस हो। फिर सेकंड लॉ ये होता है कि जो नॉर्मल हो गया और उसी के साथ में इंसिडेंट रे हो गया और जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब जैसे जैसे कंसेप्ट आते हैं वैसे वैसे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता जाता हूं ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएं। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, जो क्या आएगा आप लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसके अंदर की कहा गया है कि द इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज। मतलब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो वाटर है, अब वाटर तो वाटर है, आपने एक बार करा कि उसको आइस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, एक बार आइस में कन्वर्ट कर दिया, फिर इसके बाद में फिर से आप लोगों ने इसको वाटर में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या यहाँ पर इसकी इनिशियल स्टेट चेंज हुई? यहाँ पर इसकी इनिशियल स्टेट चेंज नहीं हुई, क्योंकि वो पानी है, वो फिर से पानी में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर वहीं पर ही आप इस वाटर को कुछ और में कन्वर्ट कर देते हो रिएक्शन करवा के, तो वहां पर ये नहीं रहेगा। तो वही आप लोगों को देखना है। अब इसमें सबसे पहले जो एग्जाम्पल दिया गया वो दिया गया कर्डिंग ऑफ अ मिल्क। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा मिल्क होता है इनिशियली, फिर इसके बाद में मिल्क क्या होता है, हो जाता है कर्ड में कन्वर्ट। तो क्या यहाँ पर इनिशियल सब्सटेंस एक जैसा रहा? यहाँ पर इनिशियल सब्सटेंस एक जैसा नहीं रहा, क्योंकि मिल्क जो है, मिल्क की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, कर्ड की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है कि फॉर्मेशन ऑफ अ क्रिस्टल्स बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाँ, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक क्रिस्टल जो होता है उसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी वो पूरी के पूरे आप काफी सारे क्रिस्टल्स को मिलाकर के एक पूरी प्रोसेस करोगे क्रिस्टलाइजेशन में, वो ही सेम रहेगी, चाहे से आप एक छोटा सा पार्ट लो या फिर एक उसका फाइनल पार्ट लो क्रिस्टलाइजेशन के बाद का, वो सब सेम रहेगा। इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट। और बाकी के ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है वो भी देख लेते हैं। यहां पर आते हैं कि फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, मतलब कि ग्रेप्स अगर सड़ जाएंगे तो क्या वो खाने लायक रहेंगे? नहीं। पहले एक अच्छे ग्रेप्स थे, अब उसके बाद में वो सड़ गए तो उसको कोई नहीं खाएगा। तो यहाँ पर इनिशियली जो सब्सटेंस है वो चेंज हो गया। यहाँ पर बात करेगी अनचेंज्ड। और लास्ट के अंदर डाइजेशन ऑफ फूड आप खाते हो, फिर उसके बाद में उससे एनर्जी फॉर्म होती है, इसलिए यहाँ पर जो इनिशियल सब्सटेंस है वो नहीं रहा। फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर की कहा गया है कि द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म इज द एंगल बिटवीन। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इस तरीके से ये ट्रायंगल होता है, मतलब एक तरीके से प्रिज्म होता है, इसमें इंसिडेंट रे आती है, फिर ये यहाँ पर जाती है। ये जो रे है ये क्या होती है? ये होती है रिफ्रैक्ट
रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या होती है रिफ्रैक्टेड रे। फिर इसके बाद यहाँ पर ये वापिस से हो जाती है एक तरीके से मीडियम में चली जाती है, तो यहाँ पर इस रे को नाम दिया जाता है इमर्जेंट रे। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे को एक्सीड करा जाता है और यहाँ पर इस इमर्जेंट रे को एक्सीड करा जाता है। ये वाला जो एंगल होता है, ये वाले एंगल को ही यहाँ पर कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पर किस किस के बीच में हो गया, ये हो गया इमर्जेंट रे के बीच में और यहाँ पर इंसिडेंट रे के बीच में, रिफ्रैक्टेड के बीच में नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है, यहाँ पर इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 10। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोगों को भी काफी आसानी से देना होगा। कमेंट सेक्शन में लिख दो कि भैया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है वो है ए है या बी है या सी है या डी है। जो भी आंसर देगा सभी को हार्ट मिलेगा। और उसी के साथ में लाइक नहीं करा है तो यार लाइक कर दिया करो, थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह करो ताकि हम भी थोड़ा आगे इंक्रीज हो, मोटिवेशन मिलता है। आप लोग एक लाइक करते हो ना, ऐसा लगता है कि हाँ यार मतलब स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आए, तो कर देना, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर, इसका एकदम से करेक्ट आंसर है, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर की कहा गया है कि यहाँ पर आपको फॉलोइंग सॉल्ट्स दिए और इसमें से कहा गया कि कौन से के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर बात याद रखना, डोंट बोला गया, तो इसमें किसमें नहीं है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ब्लू विट्रोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CuSO4, इसको नोट डाउन कर लेना, काफी सारों को नहीं पता है। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3 और इसके साथ में यहाँ पर वाटर प्रेजेंट होता है क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में। और वॉशिंग सोडा जो होता है इसके अंदर होता है Na2CO3.10 of H2O और यहाँ पे जो लास्ट में होता है वो होता है जिप्सम। जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पर CaSO4.2 of H2O। तो यहाँ पे अब देखो, अब किस किस के पास में वाटर है, सभी के पास में वाटर है, बस एक हमारा बेकिंग सोडा अकेला रह गया, तो इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। तो हमारा भी आंसर हो गया यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट।